नमस्कार दोस्तों, आपका फार्मिंग इनोवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे के शख्स हैं जिन्होंने कृषि से स्नातक करने के बाद खेती किसानी को अपना रोजगार बनाया। इनका जन्म कृषक परिवार में हुआ, जिससे कि वे बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपने पिता की मदद करने लगे। जैसे वे बड़े होते गए, उनका रुझान खेती किसानी में बढ़ने लगा। उन्होंने कक्षा 11वीं में कृषि विषय को चुना और कृषि की पढ़ाई प्रारंभ की। 12वीं करने के बाद इन्होंने कृषि विषय में स्नातक किया तथा कृषि को अपना रोजगार बनाया एवं विषय को पढ़ते समय जो तकनीकें उन्होंने सीखी उसका उपयोग आज वे अपने खेत में कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युवा कृषक व सलाहकार श्री हेमंत वर्मा जी की, जो ग्राम हथनी विकासखंड चौरी, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, हेमंत जी मुख्य रूप से पपीते की खेती करते हैं। इनके द्वारा स्वयं ही पौधे तैयार किए जाते हैं। इनके द्वारा तैयार पौधे सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट व बैतूल में बेचे जाते हैं, जिससे कि इनकी अतिरिक्त आय हो जाती है। दोस्तों, आज हम हेमंत जी से पपीते की खेती के बारे में जानेंगे तथा एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि पपीते को कब लगाना चाहिए, इसके लिए भूमि की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, कौन कौन सी वैरायटी इसकी अच्छी होती है, इसमें हमें कितनी लागत लग जाती है और कितना उत्पादन हो जाता है, उत्पादन के बाद हमें इसकी मार्केटिंग और सेलिंग कैसे करनी चाहिए तथा इसके उत्पादन के समय हमें कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, इन सभी विषयों में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात करते हैं श्री हेमंत वर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं कृषि से स्नातक करने के बाद कृषि को अपना रोजगार बनाने वाले कृषक श्री हेमंत वर्मा जी से। नमस्कार हेमंत वर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। हेमंत वर्मा जी, सर्वप्रथम आप हमारे कृषकों को अपना परिचय देवें। जी, मेरा नाम हेमंत वर्मा है और मैं ग्राम हथोड़ा, पोस्ट चौरी, तहसील चौरी, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से हूँ। तो वर्मा जी, आप कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? सर, मेरा तो ऐसा है कि मेरे पास 10 से 12 एकड़ ज़मीन है। मैं सारे प्रकार की फसल करता हूँ, जैसे कि मैं अपनी जैसे गेहूँ, मक्का भी लगाता हूँ कुछ जगह में 5 एकड़ में, और 5-6 एकड़ में जो है पूरा हॉर्टिकल्चर वाली फसल लगाता हूँ। जैसे कि अपने कुछ सब्जी हो जाती है, कुछ फ्रूट वाली हो जाती है, ये सब प्रकार की फसल मेरा मिक्सअप फसल है। तो ऐसा होता मेरा है कि मतलब किसी एक फसल से अगर नुकसान भी हुआ तो दूसरी फसल से मेरा कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब मेरा मेंटेन बन जाता बढ़िया। हाँ, मतलब आपको नुकसान होने की जो कंडीशन है बहुत कम रहती है, मतलब रिस्क वाली जो है वो कम हो जाती है। यदि आपकी एक फसल फेल होती है तो आप दूसरी फसल पे कवर हो जाता है। ये होता क्या है कि अभी खेती तो ऐसी है, पूरी मौसम आधारित होती है, सारी फसल कंफर्म होना ये तय नहीं होता कभी कभी। हम देख रहे थे कि आपके सामने वाले खेत में पपाया लगा हुआ है। हाँ सर, उधर साइड जो है कुछ रकबे मेरे पास अभी 300 प्लांट जो है पपाया के, वो मतलब 4-5 महीने पहले लग गए थे, और 500-700 प्लांट अभी जो 15 दिन पहले लगे हैं। तो पपीता सर पहले मैं जो करता था कि आज से 2-3 साल पहले 1500-2000 प्लांट एक साथ लगा देता था। तो होता ये था कि मेरे पास प्रोडक्शन एक साथ हो जाता था, फिर उसको एक साथ मार्केटिंग करना, सब कुछ करना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी, है ना। और कंटिन्यू मेरा माल नहीं चल पाता था, पूरा साल भर नहीं चल पाता था। तो मेरा जो मार्केटिंग चैन थी वो टूट जाती थी, ग्राहक भी टूट जाते थे, व्यापारी भी टूट जाता था, पूरा था। तो अब मैंने पिछले साल सिस्टम ये चेंज किया हूँ कि 1500 एक साथ ना लगा के 500-500 उसको 3 सिस्टम में लगाऊं, है ना। तो पूरा साल का मुझे रेट भी मिले और साथ में मेरी ग्राहकी बनी रहे, व्यापारी मेरा कंटिन्यू चलते रहे और इनकम भी आते रहे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वर्मा जी यहाँ पर पपाया की खेती मुख्य रूप से कर रहे हैं, तो उनसे पपाया के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वर्मा जी, इसकी मिट्टी की तैयारी हम कैसे करते हैं? सर, इसमें ये होता है कि इसमें चूंकि इसकी जड़ जो है इसकी 2 से 2.5-3 फीट तक गहरे तक चली जाती है, तो इसका मेन ये होता है कि सबसे पहले इसमें गहरी जुताई करना। तो गहरी जुताई के पहले सबसे पहले अपन इसमें एक बार प्लाऊ चलवाते हैं, प्लाऊ चलवाने के बाद इसमें एक बार कल्टीवेटर चलवा देंगे, और कल्टीवेटर चलाने के बाद में फिर कल्टीवेटर चलाने इसमें फिर होता क्या कि अपन खाद फेंक देते हैं। फिर होता क्या कि खाद बाद में फेंक देते, ऊपर रहती है, तो खाद फेंक देंगे इसमें। जैसे कि 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 2 बोरी सुपर फास्फेट, 1 बोरी पोटास, तीनों चीज का मिक्सअप करके इसको खेत में अच्छी तरीके से फैला के उसके बाद फिर अपन चला देते हैं रोटावेटर। तो रोटावेटर चलाने से पूरा एक मिट्टी में मिक्सअप हो जाता है जी। और फिर मिक्सअप होने के बाद में फिर इसमें अपन चलाते हैं फिर बेड बनाने के लिए, रेजर से बेड बना लेते हैं। बेड डिपेंड करता है सर इसमें कि जैसे कि अगर अपन सिंगल पपीता बस लगाते हैं तो बेड अपन जो बनाते हैं कि 7 फीट की दूरी पे अपन बेड बना लेते हैं। अगर सपोज अपन पपीता बस लगा चाहते हैं, कोई इंटर क्रॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक में पपीता लगा है, एक में आलू लगा और फिर पपीता लगा है, तो इसमें ये करते सर कि इसमें 3-3 फीट की डिस्टेंस में अपन बेड बना लेते हैं, है ना। तो एक बेड में अपना आलू हो जाता है और एक बेड में अपना पपीता हो जाता है। कुछ दिन बाद आलू पपीता तो एक साथ बढ़ता नहीं, इसमें टाइम लगता थोड़ा सा 2 से 3 महीने बढ़ने में। तो ग्रोथ होते समय जो बीच का एक रो है ये वाला बेड, ये आलू का खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद पपीता यहाँ से कवर कर लेता है सर।
तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में इसमें कौन कौन सी फसलें अपन ले सकते हैं? सर इंटरक्रॉपिंग इसमें तो मैंने तो देखा हूँ इसमें कि मैं जैसे कभी तो इसमें आलू लिया हूँ मैंने, ये साइड में सर, इधर साइड अपन थोड़ा सा कैमरा इधर साइड घुमाएंगे तो यहाँ पे ये पपीता लगा, इसी बेड में ये देसी धनिया भी लगा सर। ये तो देसी धनिया का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल जाता सर, है ना। देसी धनिया भी निकल जाएगा, अभी 15-20 दिन में निकल जाएगा ये, फिर उसके बाद ये पपीता की बच जाएगा स्पेस पूरा। अभी यहाँ पे आलू लगा है, आगे दिखाऊंगा आपको, तो उधर साइड प्याज भी लगा कुछ जगह में इंटरक्रॉपिंग में। इंटरक्रॉपिंग में मेरा कुछ जगह मिर्ची भी लगा है। लोग बहुत डरते हैं कि मिर्ची पपीते के साथ कैसे हो पाएगी, पर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा उसका, इतना बेटर उत्पादन हुआ मिर्ची का, बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स उसका भी, मिर्ची का भी। तो वर्मा जी, इसके लिए आप नर्सरी तैयार करते होंगे, तो नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? हाँ सर, होता है क्या कि नर्सरी सर थोड़ा सा काफी रिस्की काम होता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कि जर्मिनेशन का, है ना। कुछ लोग होता है कि मेरे से कई बार खुद हो जाता है कि 20% जर्मिनेशन मिलता है, कभी कभी 95% जर्मिनेशन तक पहुंचा देता हूँ। होता है कि वो डिपेंड नर्सरी मैनेजमेंट करने, मतलब जर्मिनेशन करने सिस्टम पे। इसके लिए काफी पहले मैं तो नर्सरी लेता था, प्लांट ही लेता था, पर अभी 2-3 साल से मैं खुद नर्सरी तैयार करता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी खुद की पढ़ाई भी है, तो नर्सरी में तैयार कर लेता हूँ। तो इसके लिए होता सर कि सबसे पहले सीड बुलवाता हूँ, सीड को ट्रीटमेंट करता हूँ, ट्रीटमेंट करने के बाद उससे 15-20 घंटे उसको क्या करता हूँ, पानी में डीप करके रखता हूँ। उसके बाद फिर उसमें फिर 8 से 10 दिन उसको एक गर्म कपड़े उसको ढक के रख देता हूँ। उसमें होता ये है कि 8 से 10 दिन बाद उसमें पूरे सीड में फुटा हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, फिर अपने पन्नी भरता हूँ, छोटी वाली पन्नी आती है इसके नर्सरी की। तो पन्नी पहले उसके लिए पहले मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला लेते हैं, थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला लेते हैं, और उसमें अपना DAP, पोटास और सुपर तीनों चीज मिक्सअप करके प्रॉपर मिट्टी को मिला लेते हैं। मिला के फिर अपन उसको पन्नी में भर लेते हैं। पन्नी में भरने के बाद सर थोड़ा थोड़ा ऊपर में अपन कोकोपीट डालते हैं, ताकि होता क्या है कि इसमें जब अंकुरण निकलता है तो उसको बहुत बड जो होती है उसके अंकुरण होता है बहुत नाजुक होता है, तो मिट्टी में कई बार दब जाता है। तो इसके लिए अपन करते हैं कि उसमें कोकोपीट में उसको दबाते हैं ऊपर पे, तो सारे अपना 95% उसका जर्मिनेशन मिल जाता है अपने को। और सर जैसे अपने उसमें डाले तो उसके 15 दिन तो अपने इधर ही हो गया, उसके जस्ट 1 महीने बाद अपना लगाने योग अपने खेत में हो जाता प्लांट सर। तो इसके लिए आप कौन सी वैरायटी को प्रेफर करते हैं? सर मेरे पास जो था पहले मैं लगाता सर ताइवान 786, है ना। ताइवान 786 लगाता, ताकि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, उसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी, मतलब 15-20 दिन भी रखा रहता है, वो टेस्ट भी उसका बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, प्रोडक्शन भी बढ़िया है। पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस किया सर मार्केट में, उसकी जो रेट रहते हैं वो बड़े होने के कारण मेरे खेत में 3 किलो 4 किलो तक के फ्रूट जाते थे, तो मार्केट में वो बिक नहीं पाते, कोई खरीदता ही नहीं उनको। तो मेरा जो छोटे फ्रूट की कंपेयर टू ये वाला बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है सर मुझे। तो इसके लिए मैंने प्रेजेंट में एक वैरायटी और आई है इसके, तो नॉनी सीड की। तो इसमें एक रेड बेबी है सर। रेड बेबी जो है इसकी एक खासियत है कि इसमें 1 किलो से लेके 1200 ग्राम तक के इसमें प्लांट होते हैं, उससे बड़े प्लांट नहीं होते सर। तो इसकी ये होता है मतलब इक्वल साइज होने के कारण मार्केट में डिमांड अच्छी है इसकी, रेट भी अच्छे हैं, बिक भी अच्छे आसानी से जाता है। तो वर्मा जी, पपाया लगाने के लिए क्या विशेष प्रकार की भूमि की हमें आवश्यकता पड़ती है? हाँ सर, नहीं, खासकर ये होता है कि भूमि की इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मतलब इसकी पपीता के लिए बस ऐसी जमीन होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, अच्छी खासी उपजाऊ वाली होना चाहिए, जिसमें सारी फसल होती हो, ना बंजर टाइप की जमीन नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव हुआ तो सबसे वहाँ पे बिल्कुल लगाने का नहीं है इसमें, क्योंकि जल के लिए इसमें जो होता है जड़ गलन होती है, जड़ गलन से बहुत सारी बीमारी इसमें उत्पन्न होती है। तो इसमें सारे प्रकार की पत्थर मिट्टी, अपन बर्रा मिट्टी में लगा लो, पत्थर वाली मिट्टी में लगा लो, उसमें बढ़िया इसका रिजल्ट रहता है। बस वहाँ पे जल भराव नहीं होना चाहिए। तो पपाया लगाने के लिए अनुकूल समय क्या होता है? सर इसके लिए अनुकूल समय की अगर बात करें तो अपन होता है कि किसान मोस्टली होता है क्या है कि सब लोग पानी से प्रॉब्लम होते हैं, तो अधिकतर लोग क्या होते हैं इसका मतलब जून जुलाई में लगाना करते हैं, और जून जुलाई में लगाने से रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, पानी ऑटोमेटिक मिलते रहता है, मेहनत कम लगती है, इरिगेशन मतलब कम करना, सिंचाई कम करना पड़ता है, ऑटोमेटिक बरसात होते रहती है, ग्रोथ भी अच्छी सब कुछ होती है। बट होता क्या है सर, वो समय पे होने के कारण मतलब ज्यादा लगाने के कारण रेट थोड़े से कम मिल पाते हैं। तो होता क्या है कि इस मतलब 2 से 3 समय इसको सबसे बढ़िया है। एक तो अपन लगाए उसका जून जुलाई में लगा ले कुछ प्लांट, कुछ अगर अपन अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं, और बाकी तो इसका पूरा साल भर लगा सकते हैं। पपीता के लिए कोई एक सीजन ऐसा नहीं है कि जिसमें वो ही सीजन हो, बस 2 महीने छोड़ के, 2 से 3 महीने छोड़ के, जैसे कि अपना जनवरी और दिसंबर 2 महीने होता है ये सर कि इसमें टेम्परेचर बहुत लो जाता है, पाला पड़ता है, जिसकी वजह से अगर अपन नर्सरी लगाएं और प्लांट बहुत छोटे रहते तो वो फट से मरने की ज्यादा संभावना रहती है सर, उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। तो बाकी इसके अलावा पूरा साल अपन इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पपाया लगाते हैं तो इसके लिए क्या कोई अनुकूल तापमान हमें रिक्वायरमेंट होता है? नहीं सर, इसके लिए कोई अनुकूल तापमान नहीं है। जैसा अपने इधर अगर सारी फसल यहाँ पे हो रही है तो बस वैसे तापमान में पपीता भी अपने सहन कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये होता है कि इसमें तापमान की अगर बात करें तो अगर 10 डिग्री से नीचे होता है, जैसे पाले कंडीशन है, तो पाला पड़ने की इसकी थोड़े से संभावना होती है। अगर उसमें सिस्टमेटिक तरीके से अपने इरिगेशन वगैरह करते हैं तो अपन इसको पाला से भी बचा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो वर्मा जी, इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैसे होती है? सर इसमें ये होता है कि पहले अपने कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, देसी वैरायटी चलती है, तो उसमें ये होता है कि 10% अपने नर खेत में होना बहुत ही जरूरी होता है।
पर अब की कुछ वैरायटी ऐसे आने लगी, पूरी हाइब्रिड रहती है, रेट सीड का रेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें एक भी प्लांट नर नहीं होते हैं। बीच में कुछ पौधे जो होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसमें उभयलिंगी पौधे मिक्सअप रहते हैं। तो अपन इसमें ये होता सर, अगर 1000 पौधे 1 एकड़ में लगा तो सारे के सारे मतलब प्रोडक्शन मिलता है, एक भी पौधा अपना नर नहीं होता है। जैसे कि अपने ये बात करें तो ये वाला जो है, ये उभयलिंगी पौधा है, क्योंकि इसमें जो है लंबे फ्रूट है, तो ये उभयलिंगी, ये खुद अपना फर्टिगेशन, खुद का फ्रूटिंग भी देता है और फर्टिगेशन करने काम भी करता है। जिसमें कुछ जो ये वाले पौधे ये मेल पौधे हैं और जो बड़े वाले फ्लावर है ये क्या फीमेल है। तो ये वाले इसमें से फर्टिगेशन करने काम ये भी होते हैं। फीमेल प्लांट में होते हैं कि बारीक फ्लावर नहीं होते हैं, सारे उसमें फीमेल वाले होते हैं, तो वो सब में फ्रूटिंग लगती है, उसमें गोल वो फ्रूट होते हैं सर। और इसके होते हैं कि लंबे फ्रूट होते हैं। जो फीमेल रहती है उसके फ्रूट्स गोल आते हैं, हाँ, और जो गायनोडाइस वैरायटी रहती है उसके लंबे फूल आते हैं और छोटे फूल आते हैं इसके। तो फर्टिगेशन करने का काम वो छोटे वाले कर लेते हैं। जो हम सुनते हैं कई लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ फ्रूट आए लेकिन वो झड़ गए, वो नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो अगर इसमें देखें सर, अभी की कंडीशन में से कम 70 से 80 फ्रूट इसमें ऑलरेडी लग चुके हैं और ऊपर बढ़ते जाएगा, इसमें फ्रूट लगते जाएंगे, फ्लावरिंग चालू रहेगी और नीचे के 1 महीने बाद नीचे का टूटना चालू जाएगा, ऊपर ग्रोथ होती रहेगी, फ्रूटिंग फ्लावरिंग चालू रहेगी। कितने समय का प्लांट हो गया है सर? ये प्लांट अभी 5 से 6 महीने का हो गया ये। अच्छा, हाँ, तो मतलब 5 से 6 महीने में हम 6 महीने हो गए, 7 महीने में टूटना चालू हो जाता सर ये। तो इसमें उत्पादन कितना होता है सर? उत्पादन जैसे कि अपन यहाँ पे रियल में अपन जैसे कि देख भी रहे हैं, तो इसमें 60-70 फुट अभी लगे हैं और 20-30-40 फुट और लगेंगे, लगभग 100 से 120 फुट इसमें हो जाते हैं। अगर मान लो एवरेज अपन 100 फुट भी मानते हैं और पर फ्रूट का अगर वजन अपन 1 किलो भी लेते हैं तो 100 किलो तक अपना एक पौधे मिल जाता है, 1-1 किलो होता है, तो 100 किलो का होता है। जैसे इसका मार्केट में रेट मिलती है, इसके 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, अलग अलग समय पर अलग अलग रेट मिलते हैं। अगर सबसे कम रेट अपन 10 रुपए किलो भी लेते हैं तो एक प्लांट अपना 1000 रुपए का हो जाता है। 100 गुणित अगर 10 रुपए करते तो 1000 रुपए का एक प्लांट हो जाता है। और 1 एकड़ में अपने लगते सर ये 1000 से 800 से 1000 प्लांट लगते हैं। अगर अपने 1000 प्लांट लगे और उसमें से अगर 20% 200 प्लांट खराब भी हो गए, कुछ छोटे आते हैं, कुछ गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कुछ खराब होगा, कुछ बीमारी लग गई, 200-250 प्लांट अगर खराब भी हो गए, तो अगर अपना 800 प्लांट भी बचे अपने अच्छे फल फूल वाले, तो उसमें अपना प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। हाँ, एक पौधे का 1000 का होता सर, तो 8 पौधे से सीधा 800 पौधे 8 लाख के पहुंच जाते हैं। 8 लाख का उत्पादन ना मतलब 5 लाख का मिल जाए, उतने बहुत है। तो और ये 15 से 18 महीने अपना पूरा इसका कंप्लीट कर देता हूँ। लाइफ साइकिल 15 से 18 महीने। मुझे होता ये है कि होता बाद में, उत्पादन बाद में ही होता है, पर इसका साइज ज्यादा होने के कारण ऊपर फ्रूट ऊपर लगते हैं, तोड़ने में दिक्कत आती है। और 1 क्विंटल अगर यहाँ से निकल चुका तो यहाँ न्यूट्रिएंट भी बहुत कम हो जाता है, पोषक कम हो जाते हैं, जिस वजह से ऊपर पे उत्पादन नहीं मिल पाता सर। तो इसमें लागत कितनी लगती है सर? इसमें लागत की बात करें तो डिपेंड करता अपना अपने पहले से अपने पास साधन क्या क्या है। अगर कोई किसान ऐसा है कि जिसको पूरा एक साथ ही करता है, तो उसको पहले अपना मल्चिंग भी लगाना पड़ेगा, ड्रिप भी लगाना पड़ेगा, पाइप भी लगाना पड़ेगा, तो उससे स्टार्टिंग में क्या होता है, लागत बढ़ जाती है। तो जिसके लिए अगर पूरा ड्रिप पाइप अगर सब कुछ लगाना तो 1.5 से 2 लाख रुपए 1 एकड़ में लागत पहुंच जाती है, मल्चिंग वगैरह सब कुछ करने में। अगर सारे साधन अपने पास पहले से है, जैसे ड्रिप है, फिल्टर पाइप, बेंचुरी वगैरह सब कुछ सिस्टम है, तो उसके लिए फिर 70-80 हजार रुपए 1 एकड़ के लिए रखता है। 70-80 हजार रुपए लगा के हम 5 से 8 लाख रुपए इसमें कमा सकते हैं। जी सर, उसमें पूरा अपने प्लांट जाते हैं, प्लांट के साथ उसमें खाद हो जाती है, अपनी दवाइयाँ हो जाती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड वगैरह सारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें रोग, कीट और समस्याएं क्या है? हाँ सर, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें रोग बहुत ज्यादा लगता है, लीफ कर लगता है, येलो मोजेक लगता है, तो इसी की वजह से सर सबसे ज्यादा किसान इसमें लगाते नहीं, इसकी सबसे प्रॉब्लम होती है। तो हम कहते हैं कि सर इसमें कि जब पौधा हमारा लगता है तो हम इसमें पूरा सिस्टमेटिक चार्ट बना लेते हैं और समय 7-8 दिन में इसमें स्प्रे करते रहते हैं। तो जैसे अपन पूरा हेल्दी पौधा देख रहे हैं, तो इस टाइप से पूरे पपीता अपने हेल्दी रहते हैं। पहले इसमें दवाई डालते रहते हैं। उत्पादन हो गया तो इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? सर ऐसा होता है कि मार्केटिंग अगर कंटिन्यू अपने पास उत्पादन है, पूरा साल उत्पादन दे रहे हैं, तो अपने जो लोकल की जो मार्केट है, जैसे कि सबके साइड में एक ब्लॉक वगैरह होते हैं, छोटे मार्केट होते हैं, तो इसमें छोटे व्यापारियों से अपन संपर्क कर लो कि पर डे उनको 1 क्विंटल माल अपने देना। वो होता है कि 1-2 क्विंटल माल अपना 1-2 एकड़ में किसी किसान ने लगाया है, तो 1-2 क्विंटल पर डे उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लेते रहते हैं और कंटिन्यू अपना माल बिकते रहता है और वो अच्छे रेट में लेते हैं। अगर किसी किसान के पास ज्यादा माल हुआ उत्पादन, अगर बहुत ज्यादा हो गया कि अपना मार्केट में कहीं बिक भी नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है, तो इसके बहुत यहाँ पे कंपनी छिंदवाड़ा वगैरह में इंडस्ट्री वगैरह होती है जो पल्प के लिए इसका करते हैं। वो होते क्या कि 8 रुपए 10 रुपए किलो पूरा पका माल जितना हुआ, 1 ट्रक 2 ट्रक जितना माल हो जाए, पूरा जाकर उनको एक साथ कर दो तो पूरा ले लेते हैं उन लोग। जी, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इसमें अपन कर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर अपने पास माल मार्केट में बिक नहीं रहा है, माल ज्यादा हो गया है, अपने इधर नहीं बेच पा रहे हैं, तो फिर इसका फेंकने से मतलब ऐसा नहीं कि अपन किसान लोग बोलते कि नहीं फेंकना पड़ता, ये करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी में जाके संपर्क करो, जो पल्प के लिए बनाते हैं, डिब्बे में पैक करते हैं, उनको जाके पूरा पपीता एक साथ दे दो, वो 8 रुपए 10 रुपए किलो में थोक रेट में खरीदते हैं। मतलब बहुत ही डाउन है।
अगर सेकंड बात करें, पका नहीं रहे, कच्चा माल है, तो कुछ कंपनी ऐसी होती है कि कच्चा माल भी खरीदती है। होता है क्या सर, इसमें एक गुलाब कतरी बनती है ना, गुलाब कतरी अपने जैसे अपन पान वगैरह में गुलाब कतरी खाते हैं, और अपना गुलाब कतरी अपने बिस्कुट कंपनी वगैरह में लगती है। तो गुलाब कतरी जो होती है सर पूरी पपीता की बनती है। तो पपीता की बनने की वजह से उनको तो कच्चा पपीता जरूरत होती है। होता क्या कि अगर रेट अपने डाउन है, अपन को खेत जल्दी खाली करना है, कच्ची पपीता बेचना है, तो पूरा सारा छोटा बड़ा सब फ्रूट तोड़ दो और एक ही बार ट्रक में लोड कर दो। उसको जीना मोटा कैसे हो जाए, वो सारा तोड़ के उन लोग 5-6-7 रुपए किलो उन लोग खरीद लेते हैं पूरे एक साथ। तो इसका गुलाब कतरी बना लेते हैं उन लोग और मार्केटिंग कर देते हैं। तो अपन देख रहे हैं यदि इसकी केयर अच्छे से किया जाए और मार्केटिंग की व्यवस्था पहले से करके रखें तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो वर्मा जी, आपने कृषि से स्नातक किया है? हाँ सर, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर से ही है, बीएससी प्लस एमएससी है। तो सर इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि स्नातक करते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर घूमते रहते हैं 10,000-15,000 की नौकरी के लिए। मेरे पास भी ऑप्शन थे, 20,000-25,000 तक के नौकरी का ऑप्शन थे। पर अगर किसी स्नातक करने के बाद अगर 2-3 एकड़ भी जमीन है, तो सबसे बढ़िया है कि पर्सनल अपना खुद का काम कर रहे हैं ना। अगर 2-3 एकड़ जमीन है तो उसमें भी अपन 50,000 महीने सुपर अपन इनकम ले सकते हैं उसमें, क्योंकि बढ़िया उसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर लो, फ्लोरिकल्चर कर लो, वेजिटेबल वाला कर लो, सब कुछ उसमें रोटेशन करते रहे सिस्टमेटिक तरीके से, तो बढ़िया इनकम मिल जाती है सर अपने को। मतलब आप आपकी पढ़ाई का पूरा फायदा उठा रहे हैं? हाँ सर, सारा अपना जितना पढ़े हैं तो उसका यूज अपन इसमें बढ़िया करते हैं, तो लगता भी नहीं कि अपनी कोई पढ़ाई इसमें वेस्टेज गई है। तो इस पर रुझान कैसे आया कि हाँ मुझे इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, पपाया लगाना चाहिए? सर मेरा रुझान इसलिए आया कि मैंने बीएससी भी किया हूँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी हुआ था। तो रुझान इसलिए आया कि कुछ नॉर्मल किसान होते क्या कि बस अपना गेहूं मक्का धान, गेहूं मक्का धान, बस इसके अलावा कुछ करते हैं। उसमें होता है कि बस अपना परिवार चलाते हैं, जीवन यापन करते रहते हैं। और आज के समय थोड़ा सा रकबा बहुत कम हो गया, तो उतना ज्यादा मतलब इनकम ले पाना और अपने सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जिसके लिए सर थोड़ा सा अपना फ्रूट में, वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर में अपने को मेडिसिनल में आने पड़ेगा। जी। तो दोस्तों, हमने देखा कि कृषि से स्नातक करने के बाद वर्मा जी ने कृषि को ही अपना व्यवसाय बनाया। इन्होंने नौकरी की तरफ इनका रुझान नहीं गया,